हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अप्रोच के बारे में और इस स्कूल से जो भी रिलेटेड जूरिस्ट हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, इस स्कूल की डिटेल स्टडी करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना ज़रूरी है ताकि हम इस स्कूल के अप्रोच को समझ सकें। पहला पॉइंट है, ये स्कूल बात करता है कि लॉ का डायरेक्ट रिलेशन है सोसाइटी से, मतलब सोसाइटी से ही लॉ आया है। सोसाइटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे लॉ आया है, जैसे कि सोसाइटी का कस्टम, सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी का ट्रेडिशन, कॉमन बिलीव, कॉमन फेथ ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड, सोसाइटी की जो परिस्थितियां हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे लॉ आया है और लॉ का विकास हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि जैसा लॉ का नीड जैसा सोसाइटी का नीड होगा, जैसी सोसाइटी की परिस्थितियां होंगी, उस हिसाब से लॉ बनेगा। सोसाइटी चेंज होगी तो लॉ भी चेंज होगा। तो यहाँ पर सोसाइटी और लॉ का डायरेक्ट रिलेशन है, ये प्रमाणित होता है। दूसरा पॉइंट है कि लॉ ये स्कूल मानता है कि लॉ को खोजा जाता है, उसको बनाया नहीं जाता, क्योंकि लॉ ऑलरेडी प्रेजेंट है सोसाइटी में, ऑलरेडी प्रेजेंट है सोसाइटी में। वो इसके एग्जांपल देता हूँ। ऐसे बहुत से कस्टम हैं जिसको गवर्नमेंट सही मानता है, रीजनेबल मानता है, तो उसको सोसाइटी में एनफोर्स करता है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सके। तो ये तो हुआ दूसरा पॉइंट कि लॉ को खोजना पड़ता है, वो बनता नहीं है इस स्कूल के हिसाब से। तीसरा है कि जो लॉ प्रेजेंट में है, जो भी लॉ प्रेजेंट में है, अगर उसकी परिस्थिति समझनी है प्रेजेंट में, तो पास्ट इंक्वायरी उस लॉ के बारे में करना जरूरी है। जैसे कि वो लॉ क्यों बना, कैसे बना, किस कारण से बना, कब बना, क्या आवश्यकताएं थी बनाने के लिए उस लॉ को, किन परिस्थितियों में बना, ये सब भी समझना जरूरी है प्रेजेंट लॉ को समझने के लिए। ये कुछ 3 पॉइंट थे जिससे आपको हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस स्कूल से बिलोंग करने वाले जो भी जूरिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे आइडियोलॉजी ऑफ मॉन्टेस्क्यू का, उसके बाद हम समझेंगे आइडियोलॉजी ऑफ सेवेग्नी, उसके बाद हम समझेंगे आइडियोलॉजी ऑफ सर हेनरी। एट लास्ट वी विल अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ पुचता। सबसे पहले हम समझते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। मॉन्टेस्क्यू पहले जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को अपनाकर सोशल इंस्टीट्यूशन और लीगल इंस्टीट्यूशन को समझा है, उनके कंट्रीब्यूशन को समझा है। मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से लॉ जो है सोसाइटी के हिसाब से बनना चाहिए। ऐसा लॉ बनाइए जो सोसाइटी के नीड्स, जो सोसाइटी के नीड्स है उसको फुलफिल करे और सोसाइटी की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। सोसाइटी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कस्टम, कल्चर है ना, ट्रेडिशन, उसकी कॉमन विल पीपल का होता है, उसके हिसाब से लॉ बनाइए। ऐसा लॉ बनाइए जो सोसाइटी को सूट करे ताकि वो प्रॉपरली एनफोर्स हो सके और उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो। तो सिंपल वर्ड में ऐसा लॉ बनाओ जो सोसाइटी को सूट करे, ऐसा मानते थे मॉन्टेस्क्यू। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड जूरिस्ट को, जो है सेवेग्नी। सेवेग्नी को हम फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। अब फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ बहुत रहा है। जो भी उन्होंने दिया है उससे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का विकास हुआ है। सबसे पहले उन्होंने एक टर्म दिया, वो टर्म है वॉल्क गेस्ट। इसका मतलब होता है जनरल विल ऑफ द पीपल। जो भी जनरल विल है, जो भी आम लोगों की इच्छा है, वही लॉ है अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी। तो जो भी आम इच्छा होगी लोगों की, जो भी आम चेतना होगी, वही लॉ है। इसलिए उन्होंने कहा लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। देखिए, सेवेग्नी ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए, तो मैं 4 कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँगा। पहला कि उनका कहना था कि लॉ का एक नेशनल कैरेक्टर होता है और लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। ऐसा क्यों?
लॉ का नेशनल कैरेक्टर, ये जो वर्ड है मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि लॉ का नेशनल कैरेक्टर होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप किसी देखिए, इस एक कंट्री के अंदर में जो भी कस्टम प्रिवेल करता है, जैसा कल्चर है, जैसा ट्रेडिशन है, जैसा कॉमन बिलीव है, फेथ है लोगों का, उसके हिसाब से, सोसाइटी के नीड के हिसाब से, सोसाइटी की परिस्थितियों के हिसाब से लॉ को पार्लियामेंट बनाता है या सॉवरेन बॉडी बनाती है। आप उस एक कंट्री के किसी भी लॉ को उठा के देख लेंगे तो उस लॉ से आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा उस कंट्री के कल्चर का, कस्टम का, ट्रेडिशन का, बिलीफ का, नीड का, परिस्थितियों का। इसलिए कहा गया सेवेग्नी के द्वारा कि लॉ का एक नेशनल कैरेक्टर भी होता है। अब ये भी कहा गया सेवेग्नी द्वारा कि लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। ऐसा क्यों कहा गया? कि लैंग्वेज जिस तरीके से कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, उसी प्रकार लॉ भी कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है लैंग्वेज की तरह। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो लॉ है सोसाइटी के साथ ग्रो करता है, सोसाइटी से स्ट्रेंथ पाता है और सोसाइटी के साथ ख़त्म हो जाता है। जैसे ही कोई नेशन अपनी नेशनैलिटी को खोता है तो वहाँ का लॉ भी ख़त्म हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड पहलू, जो सेकंड कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, वो ये बोलते हैं कि जो अर्ली पीरियड था उस समय लॉ का डेवलपमेंट जो था बहुत रैंडम था, कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी सिविलाइज्ड हुई तो ये सामने आया कि जो लॉ है उसका दो रोल है। पहला रोल है कि वो सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमंस का कंडक्ट को रेगुलेट करता है और दूसरी तरफ जो लॉ है वो जूरिस्ट के स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है। तो अब क्या होने लगा कि जो लॉ बनता था वो बहुत टेक्निकली सही होता था, बहुत रीजनेबल होता था। तीसरा पॉइंट देखिए, सेवेग्नी मानते थे कि जर्मनी में जिस समय के वो थे उस समय कोडिफिकेशन करना सही नहीं था। वो कोडिफिकेशन के उस समय खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते तो लॉ, कल्चर और ट्रेडिशन पूरी तरीके से चेंज जाता। तो सेवेग्नी ने कहा अगर आपको कोडिफिकेशन करना है तो जो जर्मनी है उसको एक करो, एक लॉ इम्प्लीमेंट करो पूरे जर्मनी में और एक लैंग्वेज रखो, तब कोडिफिकेशन करना पॉसिबल होगा। कोडिफिकेशन करना पॉसिबल होगा। अभी कोडिफिकेशन कर दोगे तो लॉ का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई देखो, मैं तो रोमन लॉ पढ़ा हूँ। सेवेग्नी बोलते हैं मैं रोमन लॉ पढ़ा हूँ, मैं रोमन लॉ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो जो जर्मन कोड बने वो रोमन लॉ के टेक्सचर में बने, ये उनका कहना था। देखिए, ये तो सेवेग्नी का कंट्रीब्यूशन हुआ, उनकी आइडियोलॉजी हुई। आगे बढ़ते अब समझते हैं सर हेनरी ने क्या कहा। सर हेनरी कहते हैं कि लॉ का जो विकास है उनके व्यू में दो तरीके से हुआ है। पहला, सोसाइटी जब स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ी तो विकास हुआ, और जब कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की तरफ बढ़ी तो विकास हुआ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हमारा जो सोसाइटी है कैसे बढ़ा और लॉ का विकास कैसे हुआ। देखिए, स्टेटस का मतलब क्या आता है? औहदा। आपका सोसाइटी में औहदा कैसे तय होता था पहले के ज़माने में? पहले के ज़माने में एक इंडिविजुअल का औहदा उसकी फैमिली से तय होता था। उसकी फैमिली में जो करता होता था, फैमिली के मेंबर्स का राइट एंड ऑब्लिगेशन तय करता था। ठीक है, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस फैमिली के बिना नहीं था। फैमिली से ही किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस था, उसका अस्तित्व था। तो यहाँ पर इंडिविजुअल फ्री नहीं था। तो अब क्या होने लगा कि जब थोड़ा सोसाइटी डेवलप होने लगी तो जो स्टेटस से सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की तरफ बढ़ने लगी। जब संविदा का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में आया तो इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिला। इंडिविजुअल फ्रीली होकर अपने राइट्स, ऑब्लिगेशन डिसाइड कर सकते थे और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से फ्री नेगोशिएशन कर सकते थे। तो यहाँ पर फ्रीडम को प्रमोट किया गया जब कॉन्ट्रैक्ट आया सोसाइटी में। लेकिन जब और डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा,
और मॉडर्नाइजेशन हुआ तो पॉवर्टी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी, है ना, भूखमरी बढ़ी और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जो लेबर थे उनके राइट्स का हनन होने लगा। तो अब कौन करता था? जितने इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम कोई काम का नहीं रहा, इंडिविजुअल अपने राइट्स ऑब्लिगेशन कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता था इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडिविजुअल लेबर के बीच में काम करने का, उसमें इंडस्ट्री वाले लोग जो बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे और लेबर का एक्सप्लॉइट करते थे। तो यहाँ से चालू हुआ बात ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन क्या है? एक एसोसिएशन है लेबर्स का, जो लेबर्स के राइट ऑब्लिगेशन, उनकी फैसिलिटी, उनके वेजेस के ऊपर नेगोशिएट करता था जो इंडस्ट्री के मालिक हैं उनसे, ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग पूरे फोर्स से की जा सके और उनके बातों को मनवाया जा सके। तो अब क्या होने लगा कि ट्रेड यूनियन से एक लेबर का स्टेटस डिसाइड होने लगा। तो क्या हुआ? फिर से क्या कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की ओर सोसाइटी शिफ्ट हुई। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट दूसरा पार्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से सोसाइटी शिफ्ट हुई स्टेटस की तरफ। अब ट्रेड यूनियन नेगोशिएट करते थे, ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग करते थे, किसके साथ में? इंडस्ट्री के मालिक के साथ में। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट गया सोसाइटी, लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस में आया किस तरीके से हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि सर हेनरी ने सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है स्टैटिक सोसाइटी, दूसरा पार्ट है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी में 4 स्टेज हैं लॉ के डेवलपमेंट के। पहला है डिवाइन लॉ, दूसरा है कस्टमरी लॉ, तीसरा है प्राइस्ट के द्वारा लॉ का एनफोर्समेंट और चौथा है कोडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं डिवाइन लॉ पे। डिवाइन लॉ क्या है? ऐसा लॉ जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। पहले के ज़माने में किंग जो था जजमेंट देता था और ये माना जाता था कि वो जो जजमेंट दे रहा है उसका प्रेरणा वो भगवान से पाया है और मात्र वो एक एक्सिक्यूटर है, एक मीडियम है वो जजमेंट देने का, और उस जजमेंट को एक्सिक्यूट करने का उसका ड्यूटी है। देखिए, एक जज जो एक किंग है, भगवान से प्रेरणा लेके जजमेंट देता था और उसका निष्पादन करता था, एक माध्यम बनता था निष्पादन करने का। तो ये माना जाता था कि जो किंग ने जजमेंट दिया है वो भगवान ने दिया है और किंग मात्र एक माध्यम है उस जजमेंट का निष्पादन करने के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, अब आते हैं कस्टमरी लॉ पे। अब कस्टमरी लॉ मतलब क्या होता है? जब कोई सिचुएशन के लिए कोई जजमेंट किंग ने दे दिया, अब हर बार उस सिचुएशन के लिए उसी जजमेंट को रिपीट में फॉलो किया जाता रहा, बार बार उस परिस्थिति में उस जजमेंट को साइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता रहा, बार बार उस जजमेंट को रिपीट किया जाता रहा, तो एक कस्टम बन गया। तो उसी को हम बोल दिए कस्टमरी लॉ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। अब यहाँ प्राइस्ट है, जो समझ जाइए पंडित, पुरोहित, धर्म अध्यक्ष होते थे उस समय सोसाइटी में, वो लॉ को जानते थे और रिलीजन को जानते थे। तो क्योंकि कुछ लोग पंडित पुरोहित लोग जानते थे लॉ को, तो वो लॉ का एनफोर्समेंट करने का जो अधिकार पहले किंग के पास था वो उन पंडितों के पास आ गया। अब वो लॉ का एनफोर्समेंट करते थे, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि लिखने की कला डेवलप नहीं हुई थी। तो जो पुरोहित होते थे, पंडित होते थे, वो लॉ को मेमोराइज करते थे और मेमोराइज करके उसका जो भी मामला आता था उसको सॉल्व करते थे, लॉ को एनफोर्स करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन जब चौथा चरण चालू हुआ, दैट इज कोडिफिकेशन आते हुए सोसाइटी में लिखने की कला डेवलप हो गई थी। तो अब क्या किया गया? लॉ को लिख दिया गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? लॉ सबको मालूम था, है ना, और एक्सेस हम लॉ को कर सकते थे आराम से, ईजिली। तो यहाँ पर जूरिस्ट का रोल आया। अब जूरिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो लॉ था उसको और टेक्निकली सही किया और अच्छे से उसको रीजनेबल बनाया। तो ये 4 चरण थे स्टैटिक सोसाइटी में जहाँ पर लॉ का विकास हुआ। लेकिन स्टैटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जब कोई लॉ का डेवलपमेंट ये 4 लेवल पे रुक जाए, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लॉ का डेवलपमेंट इन 4 लेवल पे रुक जाए, तो उसको हम स्टैटिक सोसाइटी बोलते हैं।
लेकिन प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब होता है जब इन चार चरणों से भी आगे लॉ का विकास हो तो उसको हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बोलते हैं। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी में 3 चरण, लीगल फ्रिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लीगल फ्रिक्शन की। लीगल फ्रिक्शन मतलब एक कल्पना, विधिक लोग थे, जो लॉ से संबंधित लोग थे, उन्होंने एक कल्पना की और कल्पना के आधार पर लॉ बना दिया। सिंपल भाषा में समझे कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में लॉ बनाना, ताकि जब सोसाइटी चेंज हो लॉ खुद ब खुद सोसाइटी के साथ चेंज हो जाए, लेकिन जो लॉ है उसके वर्ड्स को चेंज करने की हमको ज़रूरत ना पड़े। तो इससे हम क्या समझ में आया कि लीगल फ्रिक्शन का रोल कितना ज़्यादा है कि सोसाइटी चेंज भी होगी, लॉ भी उसके हिसाब से चेंज होगा, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही कल्पना कर चुका है, हमने पहले उस इवेंट को भाप चुका है, तो हमने अभी उसका लॉ बना दिया, तो बाद में उस लॉ के वर्ड्स में चेंज करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? कंपनी। जो कंपनी है एट प्रेजेंट पे एक लीगल पर्सन है, उसको एक लीगल आइडेंटिटी दी गई है। किसको? कंपनी को। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। तो ये एग्जांपल हुआ लीगल फ्रिक्शन का। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इक्विटी क्या है। देखिए इक्विटी जो है, इक्विटी का मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि बहुत मॉरली हाई हैं, बहुत पवित्र हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को हम इक्विटी बोलते हैं, जो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, न्याय संगत है, युक्ति युक्त है और सबके लिए समान रूप से लागू होता है। ऐसे सिद्धांत को हम इक्विटी बोलते हैं। अब इक्विटी जो है इसका रोल कहाँ आया? देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, कॉमन लॉ कंट्री में कॉमन लॉ के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता था, तो कोर्ट क्या करता था, जो भी मामले होते थे उसको किंग के पास भेज देता था और किंग चांसलर के पास। तो चांसलर इक्विटी का इस्तेमाल करके, उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके जो रीजनेबल है, जस्ट है ना, जो फेयर है, उसका इस्तेमाल करके हर एक प्रॉब्लम का जिसका कॉमन लॉ में रेमेडी नहीं है सॉल्व करता था, निराकृत करता था और एक प्रॉपर रेमेडी, अनुतोष प्रदान करता था जो बंदे उस प्रॉब्लम को लेके आते थे। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या होता है? देखिए जब पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन इज अ प्रोसेस इन विच पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर अ सोसाइटी। जब संसद सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अनुसार, सोसाइटी की आवश्यकताओं को देखते हुए, सोसाइटी की परिस्थितियों को देखते हुए लॉ बनाता है और उसको प्रॉपरली कोडिफाई करता है, लिख देता है, ताकि आम लोगों के लिए वो एक्सेसिबल हो, हर किसी को लॉ मालूम हो। तो ऐसे हम इस पूरे प्रोसेस को लेजिस्लेशन बोलते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया बोलते हैं। तो अब क्या होने लगा, पार्लियामेंट ने लॉ बनाना चालू कर दिया। अब सबको पता है लॉ क्या है, तो अब क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, उस लॉ का एनफोर्समेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है उस लॉ का। तो ये मैंने बताया 3 चरण प्रोग्रेसिव सोसाइटी के सर हेनरी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब ये समझते हैं कि जो जॉर्ज पूछता है उनके हिसाब से लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। देखिए पूछता ये मानते थे कि एक सोसाइटी में जनरल विल होता है, एक इंडिविजुअल विल होता है। जब जनरल विल और इंडिविजुअल विल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए स्टेट लॉ बनाता है। तो इससे हमको क्या मालूम चला कि पूछता ये मानते हैं कि सोर्स ऑफ लॉ ना ही अकेले में सोसाइटी है, ना ही अकेले में स्टेट है। जो पीपल बिलोंग करते सोसाइटी के, ना ही वो अकेले में सोर्स ऑफ लॉ है, ना ही स्टेट ही अकेले में सोर्स ऑफ लॉ है। तो लॉ का यहाँ उद्गम कब होता है? जब जनरल विल और इंडिविजुअल विल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो स्टेट लॉ बनाता है। अब स्टेट क्या करता है? लॉ बना के जो जनरल विल है उसको इम्प्लीमेंट करता है और जो इंडिविजुअल विल है उसको सेक्रीफाइस करता है।
क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर के बारे में सोचता है, मैक्सिमम नंबर को हैप्पीनेस मिले इसके बारे में सोचता है। तो ये हमने जाना किस तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल ने अपना अप्रोच रखा है लॉ के डेवलपमेंट को लेके, लॉ को लेके, किस तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये आपने समझा। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, आगे चल के मैं फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ मुझसे अपडेटेड रहें, मेरी वीडियो से अपडेटेड रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे मैं जूरिस्प्रूडेंस में वीडियो बनाऊं आपके पास बहुत आसानी से वो पहुंच सके। So thank you so much for listening.